about our mental health and our social well-being. मतलब डायबिटीज होता क्यों है? तुम्हारे मम्मी को हुआ है तो वो बाय जनरेशन पास ऑन होता है। बहुत सारा स्ट्रेस किसका? चिल्ड्रेन का। एंड स्क्रीन एडिक्शन। तो ये डोपामिन क्या करते हैं? ये जब डोपामिन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो बीइंग हेल्दी मीन्स नॉट ओनली फिजिकल, इट्स ऑलवेज मेंटल एंड ऑल्सो सोशल बीइंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओके, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है अबाउट हेल्थ। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? अगेन आई एम बैक, आई एम मेहोली। तो आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो ये हेल्थ के बारे में तुम क्या जानते हो? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ के बारे में बताओ कि हेल्थ क्या है? बस हेल्दी दिखना, मस्क्यूलिन देखना और अच्छे से बस बहुत सारा एक साथ खाना खाना, यही है हेल्थ? तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़ में बताते हैं डायबिटीज़ इज़ इंक्रीजिंग। क्यों? हम लोग तो अच्छे से खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जा रहे हैं, क्यों डायबिटीज़ बढ़ रहा है? चिल्ड्रन फेस स्ट्रेस एंड स्क्रीन एडिक्शन। क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन कॉज डिजीज़। पॉल्यूशन तो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ये तो विजिबल है, क्योंकि जो भी पॉल्यूशन, मान लो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से डिजीज़ कॉज होता है ना? क्योंकि एयर्स में रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में जाते हैं, वो ब्लॉक करते हैं और उधर से होता है हमारा कुछ भी जो लंग्स ओरिएंटेड डिजीज़ है। ठीक है, वाटर से हो गया हमारा गट्स में बहुत सारा डिजीज़। तो डायबिटीज़ क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? डायबिटीज़ क्यों होता है हमारे बॉडी में? डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है टाइप 1 एंड सेकेंड होता है टाइप 2। तो टाइप 1 ये नॉर्मली जेनेटिक है, ये बाय हेरिडिटी के थ्रू आते हैं और आके ये जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता है। ठीक है, तो टाइप 1 को लेके हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जेनेटिक है। पर टाइप 2 ये हमारे हाथ में, कंट्रोल में है। तो चलो देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे होता है। मोस्टली हमारा जो फूड पैटर्न है, हमारा जो डेली रूटीन है, उसके ऊपर हमारा डेली लाइफस्टाइल कैसे हम लोग करते हैं उसके ऊपर टाइप 2 डायबिटीज़ डिपेंडेंट है। ठीक है, एक्सेस शुगरी फूड, कम एक्सरसाइज, ये कॉज है टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो क्या होता है, हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो बॉडी में निकलना कम हो जाता है। वो निकलना जब कम हो जाता है तो हमारे सेल के पास चले जाता है बहुत सारा शुगर, तो वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसीलिए ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग को देखना पड़ता है टाइप 2 डायबिटीज़। फिर आ जाता है चिल्ड्रन फेस स्ट्रेस एंड स्क्रीन एडिक्शन। क्यों चिल्ड्रन स्ट्रेस क्यों फील कर रहे हैं? स्ट्रेस होने का क्या है? तुम लोग का तो बस एग्जाम ही है, तो क्यों स्ट्रेस फील करते हो? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हो गया है ऐसा कि बहुत कुछ ऐसे न्यूज़ देख लिया, कुछ भी देख लिया तो तुम लोग को ऐसे स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, कि पढ़ाई कैसे हो रहा है, पढ़ाई कैसे करना है, इससे भी तुम ज़्यादा सोचते हो कि पढ़ाई करना है ना? ये एक स्ट्रेस आ गया। वो स्ट्रेस के कारण तुम्हारा स्क्रीन एडिक्शन, और स्क्रीन एडिक्शन से तो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। क्योंकि जब तुम लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे लगे रहते हो, मतलब 24 आवर्स में तुम्हारा स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज, एक रिसर्च में बताते हैं एक बच्चे का 12 to 18 ईयर्स के बच्चे का स्क्रीन आवर्स, अभी स्क्रीन एक, अब जैसे तुम्हारा पढ़ाई भी स्क्रीन के थ्रू ही हो रहा है, तो ये तो तुम स्क्रीन से देख रहे हो, पर जो गेमिंग खेलते हैं, जो रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम में जो रील डेली चलाते हो, तो स्क्रीन टाइम बढ़ के हो गया है इतना 4 to 7 आवर्स। मतलब 24 आवर्स में 4 to 7 आवर्स तुम स्क्रीन में, इतना ज़्यादा एडिक्शन। ये एडिक्शन में क्या होता है, तुम्हारा मेलेटोनिन हार्मोन का डिक्रीज होता है। मेलेटोनिन हार्मोन हमारा स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। इस हार्मोन जब डिक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो ये स्क्रीन एडिक्शन के थ्रू हमारा क्या होता है, डोपामिन हार्मोन का इंक्रीज होता है। जब ये डोपामिन क्या करता है, डोपामिन ये
कुछ भी जब देख रहे हो डोपामिन लेवल बहुत हाई हो जाता है, तुम्हारा ब्रेन तब हाईली एक्टिव हो जाता है। जब ब्रेन हाईली एक्टिव रहता है तो हमारा जो स्लीप साइकिल रिदमिक हार्मोन है जो रेगुलेट करता है मेलाटोनिन डिक्रीज हो जाता है। तब क्या होता है, ये जब दोनों इम्बैलेंस हो जाता है तब स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस लेवल ऐसे ही बढ़ते हैं। तो व्हाट इज रियल हेल्थ? तुमको क्या लग रहा है रियल हेल्थ क्या है? बस ऊपर से फिजिकली सही देखना वही रियल हेल्थ है कि वो हेल्दी है, उसका एपेटाइट सही है तो वो सही है? ऐसा नहीं है। WHO, ओके, उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसके बाद उसके पहले तुमको ये जो क्विज है एक क्विक रिवाइज करना है कि बीइंग हेल्दी मीन्स नो डिजीज, ओनली फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन सी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और बीइंग रिच। तो हेल्दी मीन्स होता है, मैं 3 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। तो हेल्दी मीन्स इट इज़ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो नॉट ओनली फिजिकल, इट्स मेंटल ऑल्सो एंड सोशल वेलबींग ऑल्सो। क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुम मेंटली फिट नहीं रहोगे, तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा डोपामिन बहुत ज़्यादा हाई है, मेलाटोनिन डिक्रीज हो गया, तो तुम्हारा स्लीपलेसनेस कॉज हो रहा है। दैट्स वाई तुम फिजिकली क्या हो रहा है, तुम्हारा बॉडी रिकवर नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट डे तुम फिजिकली टायर्ड लग रहे हो। फिजिकली टायर्ड लग रहे हो मीन्स तुम्हारा इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो रहा है, तो फिर तुम मेंटल और फिजिकल तो ऑलरेडी अनहेल्दी हो। साथ में सोशल वेलबींग मीन्स तुम्हारे आसपास में कैसे लोग रहते हैं। तुम्हारे आसपास में नेगेटिव लोग रहेगा, नेगेटिव बातें बोलेंगे तो विल बी नॉट फीलिंग गुड। सो सोशल वेलबींग भी इम्पॉर्टेंट है। बिना सोशल वेलबींग का तुम पूरी तरीके से हेल्दी नहीं रह सकते हो। सो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बस कोई डिजीज आ गया और तुम अनहेल्दी फील कर रहे हो, इट इज नॉट लाइक दैट। जब कोई डिजीज आ रहा है, जब तुमको इन्फेक्ट कर रहा है, तब भी तुम अनहेल्दी हो। बिना डिजीज का भी तुम्हारा ये तीनों में से कुछ भी इफेक्ट हो रहा है, यू आर अनहेल्दी। ठीक है। सो गुड humor hypothesis. So good health means balance of 4 body humor. तो 4 body humor क्या है? फर्स्ट आता है ब्लड, सेकेंड आता है येलो बाइल, थर्ड आता है ब्लैक बाइल एंड फोर्थ आता है फेल्जम। सो ये चारों बैलेंस तभी होगा जब तुम्हारा गुड हेल्थ रहेगा, मतलब हेल्दी तुम रहोगे अंदर से। ओके, सो डायमेंशन ऑफ हेल्थ: फिजिकल मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉडी, मेंटल हैप्पी एंड काम माइंड, सोशल मीन्स गुड रिलेशनशिप। सो फिजिकल मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉडी, नॉट ओनली दैट स्ट्रॉन्ग कि तुम ऊपर से मस्क्यूलर दिख रहे हो। स्ट्रॉन्ग मीन्स ये जो मीन कर रहा है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। सो प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था कि जैसे पूरा देश में सोल्जर से प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमारे बॉडी में भी, बॉडी के अंदर भी सोल्जर रहते हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पूरा एयर पे प्रेजेंट है, तो बहुत सारे ये एयर पे मिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्पफुल है मेरे लिए, जो हेल्पफुल नहीं है, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो अभी तुम्हारे साथ मैं बात कर रही हूँ तो ये पूरा रूम पे कोई ना कोई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो मेरे लिए हार्मफुल है। तो मैं क्यों ऐसे गिर नहीं जा रही हूँ, क्यों मैं अनहेल्दी नहीं फील कर रही हूँ, क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा बॉडी प्रोटेक्टेड है विथ आवर इम्यून सेल। तो हमारे बॉडी में प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सेल है। तो वो इम्यून सेल को हम लोग को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे पावरफुल बनाना है, कि ऐसे हम लोग बोलते हैं कि उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इसका इम्यूनिटी वीक है। मतलब उसका बॉडी का जो सोल्जर बैरियर है, इम्यून सेल, वो वीक है। क्यों वीक है?
क्योंकि उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसके अंदर ताकत नहीं आ रहा है। पर तुम अच्छा खाना खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, तुम प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, तुम्हारा सोशल वेलबींग सही है, तो तुम खुद अंदर से हेल्दी हो, तो वो बाहर तुम्हारा दिखेगा। क्योंकि एक बात सभी ने बोलता है कि तुम्हारा अंदर कैसा है वही सामने विजिबल होगा। मतलब अभी तो देखो तुम्हारा टीनेज है तो फेस में बहुत सारे पिंपल होगा, तो लोग अभी तुम लोग क्या करते हो कि ये लगा लेते हो वो लगा लेते हो, ऊपर से करते। पर हमारे पुराने जो दादी नाना नानी बोलते हैं कि अंदर से अच्छे से रहो, अंदर से सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, जो तुम्हारा पेट्स को सही रखे, तभी तुम अंदर से तुम सही करोगे तो तुम्हारा बाहर वो निखार के आएगा। तो तुम अंदर से क्या डाल रहे हो वही तुम्हारा हेल्थ बताता है। तो फिजिकल स्ट्रॉन्ग बॉडी मीन्स स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, नॉट दैट मस्क्यूलिन की जिम विम करके तुमने मसल बना लिया है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, पर साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। फिर मेंटल हैप्पी एंड काम माइंड। हैप्पी एंड काम माइंड कैसे करोगे तुम? नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है, फिर खेल लो, कुछ भागा दौड़ी कर लो, कुछ आउटडोर एक्टिविटी कर लो, उसी में तुम्हारा क्या होगा, माइंड काम होगा। फिर कुछ पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लो, फिर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अननेसेसरी कुछ गेम और रील्स में तुमको उतना मज़ा नहीं देगा, उसमें क्या होगा, डोपामिन हाई होगा और मेलाटोनिन तुम्हारा स्लीप साइकिल बिगाड़ देगा। तो ये हैप्पी और काम माइंड का तो तुम भूल ही जाओ। तो हैप्पी होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम खुद को ही क्वेश्चन करो कि मैं खुश कैसे रह सकती हूँ, ठीक है। खुश रहने के लिए तुमको बाहर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर कुछ स्ट्रीट डॉग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, कहीं बुक पढ़ लो, कुछ अच्छा सा स्टोरी बुक पढ़ लो, बाहर क्रिकेट फुटबॉल खेल लो। तो उसमें क्या होगा, बॉडी एक्टिविटी भी होगा, कार्डियो होगा। कार्डियो मीन्स ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा बॉडी में, तो ऑटोमेटिक ये हमारा बॉडी का हार्मोनल बैलेंस सही करेगा, तब तुम मेंटली फिट रहोगे। फिर आ जाता है सोशल रिलेशनशिप मीन्स गुड रिलेशनशिप। तो तुम्हारे आसपास में जितने लोग हैं, तुम्हारे पेरेंट्स है, घर पे भी तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स है, आसपास के पड़ोसी है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, उसके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन रखो। जिससे तुमको लगता है कि नहीं इसके साथ वाइब मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। और बाकी तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, जो तुम्हारा सराउंडिंग है, वो कैसा है वो मैटर करते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम उधर ही रहते हो, उधर से ही तुम्हारा अपब्रिंगिंग होता है, तो वो मेंटेन करना, वो एक पॉजिटिव वाइब मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं क्विक चेक, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्थ। इज इट फिजिकल, मेंटल, सोशल और फिनेंशियल? अगेन आई एम रिपीटिंग, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द health. Okay, so it is financial, क्योंकि already according to WHO it is a combination of physical, mental and social well-being. So these three are part of our health but not financial, है ना। चलो, इट इज़ अ स्टोरी टाइम। तो ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना। ए बॉय मूव्स टू अ न्यू सिटी, फील्स लोनली, यूजेस फोन एक्सेसिवली, गेट्स हेडेक एंड स्लीपलेसनेस। हेल्थ इफेक्ट विदाउट डिजीज। सो व्हाट कॉज द बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम? तो एक लड़का, तारे ज़मीन पर तो सभी ने देखा होगा, तारे ज़मीन पर, है ना, तो उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था। तो वो बेचारा क्या किया, तब तो उसके पास फ़ोन नहीं था, तो वो बैठे बैठे रोया, डिप्रेस्ड हुआ, मम्मी के बारे में सोचा, फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचा और सो गया। डेली डेली ऐसे करते करते वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था। फिर उसी से बाहर निकाला आमिर खान। ये तो स्टोरी तुमको पता होगा ना। तो ऐसे ही ये बॉय एक न्यू सिटी में मूव किया। तो न्यू सिटी में मूव किया मतलब उसका कोई जान पहचान नहीं है, न्यू एंड एकदम फ्रेशली न्यू एनवायरनमेंट है उसके लिए। तो अब उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। वो क्या किया, लोनली तो फील किया, वो सभी ने करता है। सबसे बड़ा गलती किया इधर, यूज़ फ़ोन एक्सेसिवली। अब जब फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा रीले देख लिया, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन का यूज़ कर लिया, सोशल मीडिया का यूज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसका क्या हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, क्योंकि उसका ब्रेन का डोपामिन लेवल हाई हो गया। अब जब डोपामिन हाई होता है तो तुम्हारा ब्रेन रेस्टलेस फील करता है। जब तुम्हारा ब्रेन रेस्टलेस फील करता है तो तुमको ढंग से नींद नहीं आता है। मैं क्यों बता रही हूँ, जब ढंग से नींद नहीं आता है तो तुम नेक्स्ट डे टायर्ड फील करते हो, क्योंकि
नींद में क्या होता है, नींद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब सोते हैं मतलब रेस्टिंग फेज में रहते हैं, पर हमारा बॉडी रेस्टिंग फेज में रहते हैं नहीं, हमारा बॉडी तब रिपेयर मोड पे रहते हैं। हम लोग पूरा बॉडी जब रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, कुछ पानी नहीं पी रहा है, नहीं चल रहा है कुछ भी, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी डैमेज हुआ है ना, जब स्कूल में समर वैकेशन होता है, एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ, स्कूल में जब समर वैकेशन होता है तो तुम देखोगे क्लासरूम पे एक पार्ट पे कुछ ऐसे टूट गया, फैन इधर खराब हो गया। जब समर वैकेशन के बाद जाते हो तो देखते हो फैन भी सही हो गया, न्यू पेंट हो गया स्कूल के रूम पे, तो अच्छा लगता है ना। क्यों हो पाया, क्योंकि वो रूम रेस्टिंग फेज पे था, क्योंकि तुम लोग नहीं थे, तुम लोग समर वैकेशन में थे, तो उस रूम को 1 महीने मिल गया कि कोई नहीं आ रहा है, चलो इसको रिपेयर करते। हमारा बॉडी भी ऐसा ही है, जब तुम सोते हो तो बॉडी के अंदर जितना छोटा मोटा डैमेज होता है, क्योंकि डेली हमारा ये एक्टिविटी 24 आवर्स में कितना आवर्स, हम लोग 7 से 8 घंटा सोते हैं, बाकी टाइम काम करते हैं, ठीक है। सो 24 से तुम 8 आवर्स माइनस कर दो तो कितना होगा, कितना होगा 12 hours. 12 hours? It's 14 hours? It's 16 hours. है ना, तो 16 आवर्स हम लोग वर्किंग मोड पे रहते हैं। अब जब ये 16 आवर्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ तो छोटा मोटा डैमेज होता है ना, डेड सेल आता है कहीं पे, कुछ पे बॉडी के अंदर कहीं पे क्लॉग आ गया, कुछ हो गया, तो ये सारे रिपेयर होता है जब हम लोग सोते हैं, मतलब बॉडी रिपेयर होता है। नहीं तो हम लोग तो खाना डालते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो पूरा मेरा सेल बिजी रहता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए, भाई एटीपी बनाओ, एटीपी बनाओ, ये करता है काम। तो जब हम लोग सोते हैं तो वो बोलते हैं भाई ये अब सो गई है, फिर मैं खाना खाती हूँ, तो खाना खाने के टाइम में क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाओ, खाना आ रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरा इंटेस्टाइन ये करते हैं। जब मैं सो जाती हूँ तो मेरा बॉडी बोलता है भाई अब तो कुछ नहीं आ रहा है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, चलो इसका ना थोड़ा ये रिपेयर करना पड़ेगा, चलो ये रिपेयर कर लेती हूँ। तब नेक्स्ट डे तुमको फ्रेश फील होता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का रिपेयर मोड आगे पिछले वाले रात में ऑन था, तो तुम्हारा रिपेयर ऑलमोस्ट हो चुका है ना। इसीलिए अब ये एक्सेसिवली फ़ोन यूज़ कर लिया, अब क्या हुआ, इसका हेडेक हुआ और स्लीपनेसनेस, सोया ही नहीं है तो अनहेल्दी तो होगा ही, नेक्स्ट डे उठ के टायर्ड फील होगा, और उसका वो जो हमारा जो सोल्जर इम्यून सेल था, वो इम्यून सेल भी तो जब तुम सोते हो तभी रिपेयर होता है। अब तुमने नहीं सोया है, वो भी रिपेयर नहीं हो पाया है, वो भी तो कम इफेक्टिव दिखेगा ना। अब क्या हुआ, हेल्थ इफेक्ट विदाउट डिजीज़, इसको तो कुछ डिजीज़ नहीं था, ये अच्छा खासा एक बंदा गया न्यू सिटी में, जाके लोनली फील किया, इसके बाद फ़ोन यूज़ किया, फिर हेडेक, फिर स्लीपनेसनेस, है ना। तो तुम्हारा लोनलीनेस से, मूड स्विंग से भी तुम्हारा हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। वो तो व्हाट कॉज द बॉयज़ हेल्थ प्रॉब्लम, कौन सा कॉज है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉज है क्योंकि वो लोनली फील किया है ना, उधर लोनली फील किया, इसका मेंटल हेल्थ कॉज है इस प्रॉब्लम का। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर एम। चलो, सो हाउ टू स्टे हेल्दी, न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, हाइजीन, स्लीप, पॉजिटिव एटीट्यूड। सो व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशियस फूड, बहुत सारा फ्रूट एक साथ मिक्स करके खा लिया, बहुत ज़्यादा चावल खा लिया, बहुत प्रोटीन इंटेक कर लिया एक साथ, तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, ऐसे नहीं हो सकता है। ये एक प्रोसेस है, ये तुमको डेली सेम रिपीट करना पड़ेगा। ओके, सो न्यूट्रिशियस फूड मीन्स, मैं न्यूट्रिशियस फूड का ड्राइंग बता रही हूँ। तुम्हारा एक प्लेट है, ये प्लेट को तुम पहले 4 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। अब 4 हिस्सों में बांटने के बाद तुमको क्या करना है, एक पार्ट में पूरा फाइबर भर देना है। अब फाइबर रिच फूड कौन कौन सा है बताओ। फाइबर रिच फूड है सैलड, ठीक है, सैलड से हम लोग फाइबर मिलता है। फिर आ जाओ इधर कार्बोहाइड्रेट,
ओके, देन प्रोटीन, ये होगा तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट एंड देन प्रोटीन। ठीक है, तो तुम्हारा प्लेट को 4 हिस्सों पे बांटना है। एक पार्ट में आ गया फाइबर, एक पार्ट में कार्बोहाइड्रेट एंड देन प्रोटीन। ये होगा न्यूट्रिशियस फूड जो तुम्हारे सेलुलर लेवल पे तुमको नरिशमेंट देगा, और ये न्यूट्रिशियस फूड तुमको डेली रूटीन में इंक्लूड करना है। ऐसे ही तुम्हारा लंच का प्लेट एंड डिनर का प्लेट दिखना चाहिए, तब भी तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, और ये तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, कंसिस्टेंट वे पे तुमको ये करना है। ऐसा नहीं है कि तुम हफ्ते में डेली बाहर का खाना खा रहे हो, एक दिन ऐसे सुबह हुआ और तुमने सोचा कि नहीं आज मैं हेल्दी खाऊंगा, तो मैंने एक दिन खा लिया तो तुम फील करोगे कि हाँ मेरा सारे बॉडी रिपेयर हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, इसको तुमको कंटिन्यू मतलब ये लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा और डेली ये करते जाना है। ऐसा नहीं जैसे तुम्हारा एग्जाम के पहले एक दिन पहले तुम पढ़ लोगे और सोचोगे कि मैं फर्स्ट रैंक पे आ जाऊंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो तुमको डेली उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, डेली तुमको पढ़ने बैठना पड़ेगा, डेली मैथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली बायोलॉजी का क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, डेली अदर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तब भी तुम जाके एक रूटीन मेंटेन करोगे, एक कंसिस्टेंट रहोगे हर एक सब्जेक्ट के लिए कि हाँ मैथ्स मुझे वीक में डेली करना है, बायोलॉजी मुझे 4 दिन करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे 3 दिन करके करना है। तब भी तुम एक ऑल ओवर कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिजल्ट के पिक में पहुंच सकते हो। तुम्हारे हेल्थ के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। अभी से तुम अपने लाइफ में इंक्लूड कर लोगे, ये वाला थॉट्स को इनबिल्ट कर लोगे खुद के अंदर, तो तुम्हारे लिए आगे बहुत अच्छा होगा। सबके लिए एप्लीकेबल है। देन हो गया एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, बाहर जाके खेल सकते हो। ठीक है, खेलना इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज, बिकॉज क्या होता है तुम लोग अभी छोटे हो तो तुम लोग बहुत भागा दौड़ी मतलब फिजिकल एक्सरसाइज होता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होता है तुम हैप्पी रहते हो, किसी के साथ खेल रहे हो, तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़ रहा है और उसी के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है और तुम खेल रहे हो, तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मैं तो बोलूँगी कि आउटडोर जाके खेलो, भागो, गिरो, तुम्हारा कट्स लगे पर खेलो, उसका एक गुड मेमोरीज है। आज तुमको नहीं पता लग रहा है कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे लाइफ में देगा ये बाहर निकल के खेलना। नाउ आई मिस कि मैं जब छोटी थी तो मैं बाहर जाके खेलती थी, अब मैं नहीं खेल पाती हूँ। इट इज़ ब्लेसिंग। तो अभी जिसके पास मौका है प्लीज़ घर से बाहर निकलो, स्कूल के बाद निकलो, निकल के खेला करो। ठीक है, 1 घंटा तो डेली बाहर खेलो। फिर हाइजीन मेंटेन करना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं माइक्रोब्स चैप्टर में पढ़ाई थी कि खाने के पहले हाथ धोना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे स्कैन में दिखता है कि हाथ में कितने सारे माइक्रोब्स हैं। अब तुम हाइजीनिक नहीं रहोगे तो कुछ भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे हाथ में रहेगा और उसी से तुम खाना खा लोगे, तुम्हारा पेट में जाएगा, फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो हाइजीनिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्लीप के बारे में तो मैंने बता दिया कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो डेली तो तुम लोग के लिए 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको मेंटेन रखना। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव मीन्स तुम जब कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, मतलब मान लो कहीं पे जा रहे हो, कुछ भी एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंट से ही तुम्हारा माइंड ट्रेन होगा कि हाँ इसको सब आता है। तो लास्ट मिनट पे वो हड़बड़ी में तुम्हारा एंशियस तुम नहीं रहोगे कि हाँ ये क्या होगा, ये तो मैं कर पाऊंगी, ये तो मेरे से नहीं हो, मतलब नेगेटिव थॉट लाना ही नहीं। जब भी तुम नेगेटिव थॉट लाओगे ना, तुम्हारा बॉडी ना वैसे ही रिस्पॉन्स क्रिएट करने लगता है कि मान लो कोई क्वेश्चन है तो तुमको वो 40% आता है, 60% नहीं आता है। ठीक है, फिर तुमने सोचा ये मैं हो जाएगा, ये मैं कर लूँगी, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, वो तुमसे नहीं होगा। वो नेगेटिव थॉट लाना ही नहीं है। और जो तुमको 100% नहीं आता, 0% आता है, तुमको ना बोलो देख लेंगे, कुछ भी कैसे भी करके देखते हैं कि इसको क्या होता है, लेट्स सी। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि बिना प्रिपरेशन में स्कूल चले जाओ, एग्ज़ाम दे दो और फिर तुम 0 लड्डू लेके घर आ जाओ, ऐसे नहीं करना है। पर लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है।
फिर बैलेंस डाइट, जैसे न्यूट्रिशियस फूड तो मैंने बता दिया कि व्हाट इज न्यूट्रिशियस फूड। तुमको क्या लग रहा है व्हाट इज न्यूट्रिशियस फूड? न्यूट्रिशन जिधर से मिलता है, मतलब तुम्हारा डेली लाइफ ओवरऑल तुम्हारे डाइट में फ्रूट्स रहना ज़रूरी है, वेजिटेबल रहना ज़रूरी है, नट्स रहना ज़रूरी है, फिर क्या रहना ज़रूरी है, सीड्स रहना ज़रूरी है। तो ये चारों तो रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ में हेल्दी फैट्स रहना ज़रूरी है, जैसे घी ले लिया। बाकी जैसे चिप्स, चॉकलेट, कुरकुरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये थोड़ा साइड में रखो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा छोड़ दो, वैसे मैं भी नहीं छोड़ सकती हूँ, पर उसको कभी कभी खाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। जैसे मैंने थोड़ा बहुत बताया था गट माइक्रोबायोम के बारे में, तो गट माइक्रोबायोम क्या होता है? गट माइक्रोबायोम मीन्स हमारे बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, ठीक है। तो वो बायोम में रहते हैं बहुत सारे गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया ऑल्सो। तो गुड बैक्टीरिया क्या करता है? हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करते हैं, तो हमारा ओवरऑल हमारे बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन वो ध्यान रखते हैं। अब हम लोग न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, मतलब हम लोग अच्छे से कार्ब्स दे रहे हैं बॉडी को, प्रोटीन अच्छे से क्वांटिटी में दे रहा है, फिर फाइबर दे रहा है बहुत अच्छे से। तो ये सारे पेट में जाके वो गुड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको फीड कराएंगे। उसको फीड कराने के बाद क्या होगा? वही तो हेल्प करता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा डाइजेशन, हमारा हेयर सही रहना, हमारा स्किन उसी से सही रहता है। तो अल्टीमेटली हम लोग हेल्दी रहेंगे। अब तुम लोग बाहर का खाना खा लोगे, जैसे पिज़्ज़ा खा लिया, कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, नूडल्स, कुछ भी बाहर का ऐसे खा लिया जो अनहेल्दी है, वो क्या करेगा? वो न्यूट्रिशन तो हम लोग को मिल नहीं रहा है, वो जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करेगा? उसको धीरे धीरे मार देगा, कि वो खाना मार देगा, और जो बैड माइक्रोबायोम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और वो बैड क्या करता है? हमारा इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फेस में पिंपल, हेयर फॉल, डैंड्रफ, कोई भी फंगल इन्फेक्शन। तो अल्टीमेटली हमारा क्या होता है? इम्यूनिटी डिक्रीज होता है, हमारा इम्यून सिस्टम डिक्रीज होता है, हमारा तब भी क्या होता है? अनहेल्दी हो जाते हो। तो ये ध्यान रखो। फिर बैलेंस डाइट ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, कि तुम्हारा प्लेट का एक पोर्शन रहेगा फाइबर, फिर उसके 1/4 में रहेगा कार्बोहाइड्रेट एंड अनदर 1/4 में रहेगा प्रोटीन, ठीक है। यही हो गया बैलेंस डाइट। फिर एक्सरसाइज डेली, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रॉपर स्लीप 7 to 8 hours, अगेन आई एम मेंशनिंग 7 to 8 hours स्लीप एंड क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब ऐसा नहीं है कि बेंच में गए और दूसरे का बैग देके अपना जगह पोंछ दिया, ये सब करता है स्कूल में, ये एक बेंचमार्क है, ये एक स्टैम्प है कि सब करता है, मैंने भी किया था। पर ये क्लीनलीनेस नहीं है। क्लीनलीनेस मीन्स खाने के पहले हाथ धोना, बाहर से जब आओगे तब तुरंत अपने बेड में नहीं चढ़ जाना, उससे पहले हाथ धो के सैनिटाइज करके जाना, बाहर का कपड़ा पहन के घर पे मत घूमना, बाहर से जब जो कपड़े पहन के आ रहे हो उसको तुम धो दो और फिर घर का कपड़ा घर पे पहनो। तो ये सारे जो क्लीनलीनेस है, फिर अपना ये इनर वेयर जो है उसको अच्छे से मेंटेन रखो, अच्छे से वॉश करो डेली। तो ये होता है क्लीनलीनेस। फिर बैड हैबिट में तुम लोग बताओ किसका कौन सा बैड हैबिट है? जंक फूड तो सभी ने खाते हैं, पर कितना क्वांटिटी में खाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एक्सेस मोबाइल अभी यूजेस बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसर्च पेपर में पढ़ के पागल हो गई कि आजकल तुम लोग का टीनेजर कैसे मोबाइल से एडिक्टेड हो जा रहा है। दिस इज़ वेरी बैड। तो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। पढ़ाई के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम मेरा तो सारे पढ़ाई मोबाइल पे होते तो पढ़ाई छोड़ दूँ, वैसे नहीं है। जो अननेसेसरी यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा गेमिंग का यूज़ कर लो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मत खेलो, पर डेली उसको अपने रूटीन में इंक्लूड मत करो। हफ्ते में एक बार अच्छा लगता है ना। कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे इंडिया में कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, वो
3-4 दिन के लिए ही आता है, तब भी हम लोग पूरा साल उसके लिए वेट करते हैं कि यस वो आएगा, हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, वैसे सेलिब्रेट करेंगे, या ईद आएगा तो हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। अब वो हर साल डेली ईद का माहौल चलते रहे, या गणेश चतुर्थी का माहौल चलते रहे, या दुर्गा पूजा का माहौल चलते रहे, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे ही एक्सेस मोबाइल डेली, क्योंकि वो हमारा डोपामिन हाई करता है। जैसे कुछ भी फेस्टिवल में हम लोग का डोपामिन हाई रहता है, हम लोग एक्साइटेड रहते हैं कि ये 4 दिन तो मुझे कुछ मत बोलो, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बाहर का खाना खाऊंगा, ठीक है। पर तुम 365 डेज में तुम 5 डेज आउट ऑफ रूटीन जा सकते हो, ठीक है। बाकी 360 डेज तुमको रूटीन मेंटेन करना है ना। तो ये 5 दिन हो गया फेस्टिवल, है ना। तो पढ़ाई के बारे में, मोबाइल के बारे में सब यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि वीकली तुमको हफ्ते में, मान लो हफ्ते में नहीं, 15 दिन में एक बार मैं 2 घंटे के लिए मोबाइल पे गेम खेल लूँगा, इट इज़ ओके। तो वही तुम्हारा एक्साइटमेंट रहेगा कि हाँ वो 15 दिन जो तुम खुद को कंट्रोल करो कि हाँ 15 दिन बाद फिर से मैं ये गेम खेलूँगा। डेली खेलोगे तो वो ना दिक्कत हो जाएगा, वो तुम्हारा हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है। फिर लेट स्लीपिंग, तो लेट नाइट स्लीपिंग में क्या होता है, मैंने बोला था कि मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो हमारा स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। अब ये लेट सोओगे, मेलेटोनिन कब एक्टिव होता है पता है? आफ्टर, जब सनसेट हो जाता है। हमारा बॉडी क्या होता है, हमारा बॉडी नेचर से रिलेटेड है ना। तो जब सुबह सूरज उठता है तो हम लोग नींद से उठ जाते हैं। फिर जब सूरज ढल जाता है, जब सनसेट होता है, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली वो सर्कैडियन रिदम होता है, तो उसी के थ्रू क्या होता है, मेलेटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है। जब मेलेटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, मेलेटोनिन कब इंक्रीज होता है, जब डार्क सराउंडिंग होता है, डार्क होता है ना, तो तब ये इंक्रीज होता है। अब मेलेटोनिन तुम्हारा हाई हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक नींद आएगा। अब तुम लेट नाइट तक जोर जबरदस्ती डेली जाग रहे हो, तो हमारा बॉडी वो हैबिचुएटेड हो जाएगा कि भाई ये डेली जाग रहा है, तो मेलेटोनिन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मेलेटोनिन सिक्रेशन ही थोड़ा कम हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या होगा, प्रॉपर स्लीप नहीं होगा। प्रॉपर स्लीप नहीं होने से क्या होता है तुम लोग को और अच्छे से पता लग गया है। अब आ जाता है स्किपिंग मील्स। कोई बोलते हैं मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मैं बहुत ओवरवेट हो गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लंच स्किप कर दूँ। ऐसे नहीं चलता है, तुमको दिन में प्रॉपर 3 मील लेना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच, लंच एंड व्हाट, डिनर। कोई भी हॉस्टल में ये तीनों मील हमेशा रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल का खाना अभी मुझे पता है कि बहुत ही गंदा होता है, सब कुछ खराब होता है, पर उसका जो रूटीन है वो साइंटिफिक वे पे वो लोग बनाते हैं। तो ये 3 मील तो लेना है। ये 3 मील तुम कभी भी कहीं पे भी स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अच्छे से खाना सही टाइम पे सही अमाउंट का खाना बॉडी में नहीं जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होगा। फिर तुम्हारा क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस से माइंड खराब मतलब तुम्हारा फिजिकल हेल्थ पे भी असर आएगा। फिजिकल हेल्थ पे भी असर आएगा तो तुम रेस्पॉन्सिबल होगे। अब सोशल वेलबींग तुमसे मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा तो तुम्हारा आसपास में जितने भी अच्छे लोग हैं सबसे तुम अच्छे बिहेव नहीं करोगे, है ना। तो तुम क्या करोगे, तुम खुद ही बन जाओगे खुद सोशल एनवायरनमेंट खराब करने का कारण। तो इसीलिए ये बैड हैबिट तो ज़िंदगी से हटा दो। ये देखो, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, ये है ओबेस। देखो इसका सराउंडिंग देखो, जंक फूड, चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, नाचो चिप्स, पॉपकॉर्न, इधर बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज है, गेम खेल रहा है बैठ के, गाना सुन रहा है, इसका चश्मा लगा हुआ है, इसका लाइफस्टाइल देखो। ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हो तो तुम ये मेंटेन कर सकते हो, और नहीं चाहते हो तो सुधार लो। फिर विच हैबिट अफेक्ट्स योर हेल्थ मोस्ट? इज इट जंक फूड, स्क्रीन टाइम, नो स्लीप और नो एक्सरसाइज?
Which habit affects your health most? I am giving you 3 seconds. Please give me the answer in a comment box. Tell me. So, that habit affects your health most is जंक फूड. ठीक है, जंक फूड से क्या होता है, तुम्हारा हेल्दी लाइफस्टाइल बिगड़ जाते हैं क्योंकि तुमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है. न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा बॉडी में धीरे धीरे वो इफेक्ट दिख जाएगा. फिर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड क्लीन एनवायरनमेंट. सो ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल. सो डेली फ्रूट, एक सीजनल फ्रूट खाना चाहिए और वेजिटेबल भी खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि तुमने उड़ के ड्रैगन फ्रूट खा लिया, एवोकाडो खा लिया, क्योंकि वो हमारा इंडियन नहीं है, वो बाहर से आता है. तो जितना है स्टे लोकल एंड वोकल. तो लोकल रहना. फिर हेल्दी सीजनल फ्रूट्स खाना, जैसे अभी विंटर है तो इसमें तुम ऑरेंजेस खा सकते हो, जो भी इंडियन फ्रूट है, क्योंकि हमारा जीन्स इंडियन है ना. तो हमारा जीन उसी को ही अडॉप्ट करेंगे जो हमारा इधर लोकल है. बाहर का क्या होगा, हाँ बाहर का खा सकते हो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं खाना चाहिए, बाहर का भी खाना चाहिए, पर जितना भी तुम लोकल खाओगे उतना ही तुम्हारा बॉडी पे अच्छे से असर उसका दिखेगा. सो ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लिमिटिंग शुगर एंड ऑयल. तो शुगरी फूड बहुत कम खाना चाहिए क्योंकि शुगर एट द एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, हमारा सेल डैमेज होता है, उधर से इंसुलिन हमारा स्पाइक होना बंद हो जाते हैं. जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन सो शुगर में क्या होता है, इंसुलिन तुरंत स्पाइक होता है. तो ये इंसुलिन जब स्पाइक होता है तो एक प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा बॉडी में शुगर आ गया पर उतना हमारे पास इंसुलिन नहीं है, तो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है अचानक से, तो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है. फिर ये कैंसर भी कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर एंड ऑयल. तो ये एडिपोज टिश्यू को बहुत ज़्यादा इनलर्ज कर देते हैं ऑयल में. तो यू शुड रिड्यूस योर ऑयल एंड शुगर कंजम्पशन एंड प्ले आउटडोर गेम्स. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि बाहर जाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बाहर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, जिसके पास डॉगीज़ है, कैट्स है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो लोग सारे, मतलब हम लोग भी नेचुरली है, तो हम लोग नेचुरली इंटरलिंक्ड है, तो उसमें तुम्हारा माइंड भी सही रहेगा और तुम्हारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ तो बैलेंस रहेगा. फिर प्रैक्टिस योगा प्रैक्टिस करो, प्राणायाम प्रैक्टिस करो. अभी तो यूट्यूब में बहुत सारा सेशन भी मिल जाएगा तुमको, बिगिनर्स का योगा कैसे स्टार्ट करना है उसी से स्टार्ट कर सकते हो. डेली सुबह उठ के 10 से 15 मिनट के लिए ये प्रैक्टिस कर ही सकते हो. फिर क्लीन एयर एंड वाटर, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर तुम ध्यान से सोचोगे तो ये पूरा हमारे हाथ में ही है. क्लीन वाटर एंड ईच एंड एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल बन गया कि हम लोग वाटर में कुछ नहीं फेंकेंगे. ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे. उसको कम करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज है ढूंढ लिया. अभी तो तुम्हारे पास, तुम एक्सेस कर सकते हो पूरा फ़ोन एंड सारे GPTs, जेमिनाई, तो उधर से तुम देख सकते हो कि एज अ स्टूडेंट मैं क्या क्या कर सकती हूँ कि ताकि हमारा आसपास में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है हम लोग कैसे उसको रिड्यूस करें. तो उसके प्रोसेस में तुम एयर एंड वाटर क्लीन कर सकते हो. नो गार्बेज, जिधर गार्बेज है, जैसे हमारे गवर्नमेंट में अभी मतलब नया रूल बनाया है, नया नहीं ये बहुत पुराना है, जैसे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट का डस्टबिन है कि ऐसे ग्रीन है, एक ब्लू है. ग्रीन वाला है बायोडिग्रेडेबल, जो इजीली डिग्रेड हो जाता है हमारे नेचर में, जैसे सब्जी का छिलका, फ्रूट्स का छिलका, जो भी है, पत्ते, मतलब ड्राई लीव्स, ये सारे बायोडिग्रेडेबल जो है वो ग्रीन में जाएगा. एंड जो प्लास्टिक पॉलीथीन है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो ब्लू में जाएगा. तुम लोग भी वैसे ही गार्बेज को डिफरेंशिएट किए तो अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट होगा और गार्बेज बाहर नहीं रहेगा और एक क्लीन एनवायरनमेंट तुम लोग भी मेंटेन कर सकते हो. फिर हो गया नो स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट वाटर में क्या होगा, एक जगह पे वाटर रह जाएगा. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें मस्क्यूटो, फ्लाइज आके अपना अंडा देके चला जाएगा. फिर उधर से आएगा मच्छर. फिर तुम बोलोगे कि मेरा डेंगू हो गया, ठीक है, मेरे को मलेरिया हो गया. तो ये स्टैग्नेंट वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी जिधर देखो उधर कोई भी ब्लॉकेज है तो घर के बड़े
जो पेरेंट्स है उसको बोलो कि इधर ये जमा हुआ है तो प्लीज़ क्लीन इट। तो इसमें होता है फिर क्लीन सराउंडिंग मीन्स फ्यूअर डिजीज। तो जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम खुद कर सकते हो या कुछ बोल के करवा सकते हो, उसके ऊपर फोकस करो, तो देखना एनवायरनमेंट और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर थिंक फर्स्ट, वाई डार्टी सराउंडिंग कॉज डिजीज? इज इट मॉस्किटो ब्रीड, जर्म्स ग्रो, बैड एयर एंड वाटर, ऑल ऑफ दिस? Giving you 3 seconds, be fast. So why dirty surrounding cause disease? Is it for mosquito breed, germs grow, bad air and water, all of this? So the right answer is all of this. क्योंकि डार्टी सराउंडिंग में क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर, सराउंडिंग वाटर में कुछ भी ह्यूमिड एरिया हो गया या हो गया तो उसमें क्या होता है, मॉस्किटो ब्रीड होता है या फ्लाइज ब्रीड होता है, फिर उधर से जर्म्स आता है, जर्म्स मीन्स बैक्टीरिया वायरस ग्रो करता है, उधर से हम लोग का भी डिजीज़ होता है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फ्लाई के थ्रू भी बहुत सारे डिजीज़ हो सकता है, मैं आगे पढ़ाऊंगी, वेक्टर एंड बैड एयर एंड वाटर तो होता ही है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ अ राइट आंसर। चलो, व्हेन आर वी अनवेल? Our body shows symptoms, what we feel, signs, what doctor observe. तो मान लो किसी का फीवर हुआ तो हम लोग कैसे फील करेंगे? हमारा टेम्परेचर हाई होगा, बहुत लैथर्जिक फील होगा, बहुत डिजी सा लगेगा, तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, सोने का मन करेगा, तो वो सिम्टम्स हम लोग फील करते हैं। फील करने के बाद क्या सोचते हैं कि भाई मेरा तो अभी बॉडी पेन है, हेडेक है, मेरा टेम्परेचर भी हाई है, वी शुड गो टू द डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करते हैं, तुम्हारा साइंस जितने भी बॉडी में साइन है, जैसे तुम फील किए हो वो भी पूछते हैं। तो क्या उसको लगता है तो कुछ टेस्ट देते हैं कि ब्लड टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो, क्योंकि इज इट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो डिफरेंशिएट करते हैं, उसके थ्रू वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो बिना टेस्ट का नहीं बता सकते हैं ना कि तुम्हारा क्या हुआ है बॉडी के अंदर, तो वो डॉक्टर ऑब्जर्व करके फिर डिसाइड करते हैं। तो जैसे पेन होता है, टायर्डनेस होता है, मैंने नॉर्मली एग्जाम्पल लिया फीवर, तो साइन फीवर, रैश और ब्लड प्रेशर का कुछ इशू है, तो ये होता है। तो व्हाट अ डिजीज़, ये इट इज़ अ हेल्दी बॉय और अनहेल्दी। अनहेल्दी में क्या हो रहा है, देखो इसका पसीना आ रहा है, इसका हेडेक हो रहा है, तो व्हाट इज़ डिजीज़? तो डिजीज़ मीन्स डिस्टर्ब्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन, अफेक्ट्स बॉडी और माइंड। तो हमारा जो बॉडी नॉर्मल फंक्शन है, जो तुम डेली करते हो, वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये डिस्टर्ब होने के बाद ये किसको अफेक्ट किया, हमारा बॉडी और माइंड को, क्योंकि बॉडी को पहले इफेक्ट किया तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इफेक्टेड हो गया, क्योंकि तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, तुमको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो दोनों को ही इफेक्ट किया। तो टाइप ऑफ डिजीज़, तो डिजीज़ का 2 टाइप है, एक है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मीन्स जो डिजीज़ स्प्रेड होता है, ठीक है, सो एक से मेरे से दूसरे को स्प्रेड होता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेबल, क्योंकि वो डिजीज़ हम लोग कम्युनिकेट करके स्प्रेड कर रहे हैं। और जो नॉन कम्युनिकेबल है, जो मान लो कि मैं इफेक्टेड हूँ, मेरे को वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है, मेरे बगल में कोई खड़े है, मेरे से चिपक के खड़े, फिर भी उसको वो डिजीज़ ट्रांसफ़र मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन कम्युनिकेबल है। चलो, एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, विच डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, इज इट डायबिटीज, एस्थमा, डेंगू और कैंसर? सो पहले आ जाते हैं डायबिटीज में, जो क्वेश्चन आंसर दे रहे हो आंसर दो। पहले आ जाता है डायबिटीज में। सो डायबिटीज ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है और जेनेटिक भी है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो मेनली घर पे बहुत सारे लोगों का डायबिटीज़ है, तो मम्मी पापा का है या बड़े ग्रैंड पेरेंट्स का भी है, तो तुम तो उसके साथ चिपक के बैठते हो, तुमको डायबिटीज़ हुआ नहीं हुआ ना, तो दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल। तो डायबिटीज़ पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, तो दे आर आस्किंग अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़। सो डायबिटीज़ इज़ नॉट अ communicable, it is non communicable. एस्थमा ऑल्सो इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल, लंग डिजीज़ है, तो किसी का एस्थमा है तो तुमको उधर से एस्थमा तुमको नहीं होगा। डेंगू इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़।
बिकॉज डेंगू का वेक्टर है मॉस्किटो। तो ये क्या होता है, एक इंसान को वो मच्छर ने काटा, वही लेके दूसरे को काटा तो दोनों को ही डेंगू हो जाएगा। तो ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट होके डिजीज कॉज हो रहा है, तो दैट इज कम्युनिकेबल। एंड कैंसर इज ऑल्सो नॉट कम्युनिकेबल, इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल, क्योंकि कैंसर ये बॉडी के इंटरनल पार्ट है, ये मैलिग्नेंट सेल ग्रो करता है, ग्रो करके कैंसर कॉज करता है। सो कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, सो डेंगू इज अ राइट आंसर। ठीक है, फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन। ठीक है, पैथोजन कॉज करता है। फिर एक एक करके तुम लोग कमेंट पे बताओगे वायरस, एनी कॉमन वायरस जो डिजीज कॉज करता है, अभी अभी हुआ है, अभी अभी हम लोग पैंडेमिक से थोड़ा रिलीफ मिला है, इट इज कोविड-19। ठीक है, वायरस। फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कोई भी डिजीज होता है, बैक्टीरिया से मान लो टीबी, टीबी डिजीज के बारे में सुना है ना, माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी कॉज करता है ये बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में जाके ये डिजीज कॉज करता है। तो टीबी इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो एक इंसान से दूसरे इंसान में टीबी स्प्रेड हो सकता है। एक स्टोरी है, पिछले मतलब बहुत ज़माना पहले जब किसी लोगों का टीबी होता था, मेनली मोस्टली गांव में, विलेज में, क्योंकि तभी ये कम्युनिकेबल था तो इसे स्प्रेड हो जाता। तो जिसका टीबी होता था, एक्चुअली टीबी का कोई इलाज नहीं है, पर टीबी का वैक्सीन हम लोग को सबको हम लोग लगा चुके हैं। पैदा होते ही हम लोग को BCG लग जाता है। तो BCG इज अगेंस्ट फॉर टीबी, बट ये फुल्ली हम लोग को कवर नहीं करता है। तुम सोचो इतना भयानक है ये बैक्टीरिया। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, मैं भी कर चुकी हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, तब जब ज़माने में इसका मतलब किसी का टीबी होता था तो ये क्या करते थे, वो इंसान का जब ये स्क्रूटम जो बाहर आते थे, जो कफ बाहर आते थे, क्योंकि बहुत खांसी होता है इस टीबी का, तो ये क्या करते हैं, गांव से बहुत किलोमीटर दूर जाके वो जो स्क्रूटम, जो म्यूकस आता था मतलब मुंह पे, वो मिट्टी खोद के फिर उधर वो फेंक के फिर मिट्टी को उसमें स्टेबल कर देते थे। इतना खतरनाक होता है टीबी का। तब उसको पता नहीं था, बस उसको इतना पता था कि हम लोग रैंडमली जब ऐसे म्यूकस बाहर फेंकते हैं तो उसी के आसपास जो घूमता है वो इन्फेक्टेड होता है। तो इट्स बेटर कि किसी को थोड़ा दूर बाहर ले जाओ, फिर उधर उसका म्यूकस को डिस्कार्ड करो। तो इतना खतरनाक था टीबी। फिर फंजाई, फंगल इन्फेक्शन तो होता है। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन पता है क्या है? डैंड्रफ। हमारे स्कैल्प में जो ठंडे आते ही बोलते हैं ना, स्कैल्प में ऐसे डैंड्रफ गिरता है, इट इज़ नॉट, इट इज़ अ डिजीज़। ठीक है, डैंड्रफ ये मोस्ट कॉमन नहीं है, मतलब बहुत इजीली हो जाता है, पर इसको हल्के में मत लेना। तो फंगल इज डैंड्रफ। ओके, फिर आ जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स जैसे कुछ पानी पे कुछ कॉलेरा वगैरह हो गया। ठीक है, कॉलेरा कॉज करता है प्रोटोजोआ से, सो वाटरबॉर्न डिजीज। फिर वॉर्म्स, सो वॉर्म्स में भी बहुत सारा है पैथोजेंस, हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है वॉर्म से। तो मेनली वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ आर मेन्स, सो इसको याद रखना। ठीक है, फिर आ जाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। So communicable disease is caused by pathogen, we already discussed, bacteria, virus, worms, protozoa, spread through air, water, contact and mosquito. फिर अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका होता है। फिर ये है एयरबॉर्न डिजीज। ठीक है, ये देखो, ये इंसान खांस रहा है, ये बाय ड्रॉपलेट के थ्रू इसके पास जा रहा है। ठीक है, अब ये भी इन्फेक्ट हो गया। देख रहे हो ये कैसे इन्फेक्ट हो रहा है। ऐसे ही कोविड-19 भी स्प्रेड हुआ था, कि इसीलिए हम लोग को बोला था मास्क पहनने के लिए, कि मास्क से वो क्या होगा, ये बाहर नहीं आएगा और इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो ये था एयरबॉर्न। फिर आता है वाटरबॉर्न। सी हिज पुपिंग, यही पानी लेके ये घर जा रहा है, फिर ये पानी किसी को दे रहा है और वो पानी पी रहा है। सोच रहे हो,
तो ऐसे गांव में बहुत सारा होता है। तो जो भी सामने आमने सामने देखो कि ऐसे लोग मतलब कर रहे, कुछ कर रहे, तो उधर ही उसको मना करना, ठीक है। फिर आ जाओ वेक्टर बॉर्न। वेक्टर मीन्स कोई लेके, देखो इधर से उसको लाके यही वायरस दे दिया, ठीक है। ये एज अ वेक्टर ये कैरी कर रहा है, इधर से लेके इसका ब्लड पिया, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, इसका ब्लड लिया, उसको ब्लड के थ्रू वो वायरस उसके मच्छर के पास आ गया, फिर मच्छर क्या क्या उड़ के इसको काटा, तो क्या हो, ये भी, इसको भी डिजीज हो गया। फिर देखो वेक्टर बॉर्न में ये मक्खी है, मक्खी ऐसे किसी पे बैठा गंदगी में, ठीक है, वो बैठ के यही फूड प्रोडक्ट में बैठा है और ये फूड खा रहा है, तो इसको भी इन्फेक्शन होगा, है ना। फिर आ जाता है डायरेक्ट कांटेक्ट, ये ऑलरेडी था, इसी के साथ ये भी हाथ में लाया, फिर हाथ से ये हाथ मुंह पे लगाया, तो ये क्या हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया। देखो अगेन देख रहे हो कम्युनिकेबल डिजीज कैसे टाइप का होता है। फिर फॉर्मेट बोन, तो ये क्या है, ट्रेन बास का जो है हैंडल, हम लोग तो सब पकड़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बाहर से घर आने के बाद अच्छे से सैनिटाइज करो सब कुछ, क्योंकि इधर ये देखो ये बैक्टीरिया वायरस जो भी पैथोजेंस है ये इधर पकड़ रहे हैं, फिर ये भी इन्फेक्ट हो रहा है ना। तो तुमको नहीं पता है कि ये वाले रॉड कौन सी इंसान ने पकड़ा है, तो ये शायद, ये तो अभी इधर है इसीलिए दिख रहा है, शायद ये नहीं रहता, बाद में भी ये पकड़ते तो ये मेटल्स में भी पैथोजन लगा हुआ रहता है, तो ये भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। चलो, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अभी अभी हम लोग पढ़ा, एयरबॉर्न, एयर के थ्रू होता है, वाटर बॉर्न, ठीक है, फिर वेक्टर बॉर्न होता है, मस्क्यूटो, फ्लाई, फिर कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फिर फॉर्मेट बॉर्न, ठीक है। सो अनहेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाता है, ये भी इन्फेक्टेड बन जाते हैं। फिर डिजीज कॉज बाय वायरस, डिजीज कॉज बाय वायरस, इज इट टीबी, कॉलेरा, डेंगू और टाइफॉइड? सो इट इज डेंगू, ओके, डेंगू होता है वायरस के थ्रू, ठीक है, तो ये वायरस के थ्रू इन्फेक्ट होता है। टीबी इज बैक्टीरिया, कॉलेरा इज बैक्टीरिया, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इट इज अ बैक्टीरिया, कॉलेरा it is a vibrio cholerae, it is also a bacteria, and typhoid salmonella typhi it is also a bacteria. So right answer is dengue because it is a virus. फिर preventing disease, do not spread caused by lifestyle, diet, environment, okay. So आप बात कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सो जो डिजीज स्प्रेड नहीं होता है, तो तुम्हारा पर्सनल लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट और एक पॉइंट है जेनेटिक, ठीक है, ये चारों पॉइंट के ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल बोलेंगे। एज एग्जाम्पल वी ऑलरेडी टोल्ड यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज डायबिटीज, कैंसर, एस्थमा, है ना। सो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, जिसका हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट डिजीज है, ये कम्युनिकेबल नहीं है, है ना। ये जेनेटिक हो सकता है कि हाँ मतलब बाई वो उसके जीन्स ही ऐसा है कि वो हो रहा है, तो जीन भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर डायबिटीज, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड कैंसर। चलो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, so it is cleanliness, hand wash, safe water and vaccination, ठीक है। फिर immunity, immunity is body's power to fight disease, strong immunity, less illness. so क्लीन तो तुमको रहना ही है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हैंड वॉश करना है क्योंकि माइक्रोब्स वाले चैप्टर में तुम लोग देख चुके हो। सेफ वाटर, सेफ वाटर तो अभी तुमने वो एनिमेशन के थ्रू और अच्छे से समझ गए। वैक्सीनेशन, सो वैक्सीनेशन में क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, मैं एक सिंपल सा स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे घर पे कोई चोर आया, ठीक है, चोरी किया, चोरी करके जब निकल रहा है तो तुमने उसको देखा और एक फ़ोटो खींच लिया, ठीक है, मतलब पीछे मुड़ के ऐसे देखा और तुमने फ़ोटो ले लिया। वो फ़ोटो तुम ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर को दिखाए कि भाई
इसको देख ले, ये आएगा ना नेक्स्ट टाइम, इसको पकड़ के पहनेंगे क्योंकि मैंने इसको देखा है। तो वैक्सीनेशन भी ऐसे ही कुछ होता है हमारे बॉडी के अंदर। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन में क्या होता है, मान लो ये कोविड-19, मैं इसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है, तुम लोग को भी ये एकदम क्लियर व्यू है, ठीक है, तो क्लियर आइडिया है। तो ये कोविड-19 का क्या हुआ, हम लोग वैक्सीन लिए और जो भी वैक्सीन लिया है, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर फेज में था, तो बहुत लोगों को बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ कि जो वैक्सीन लिया उसको भी फिर से हो गया। पर जनरली मैं कोविड का ले रही हूँ क्योंकि तुम अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे कोविड का मैंने वैक्सीन लिया, उसको नहीं हुआ जनरली, मैं ऐसे हाइपोथेटिकली मत सोचो, मैं जनरली बोल रही हूँ, ठीक है, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बॉडी में वो कोविड-19 वायरस कैसे दिखता है उसका एक इमेज चला गया वैक्सीन के थ्रू, है ना। तो जो कोविड-19 वैक्सीन कैसा है, उसका कोरोना वायरस का इमेज हमारे बॉडी में चला गया। किसके पास गया, वो जो इम्यून सेल है, जो सोल्जर था बॉडी का, जो प्रोटेक्ट करते थे, जिसको हम लोग हेल्दी बना के रखते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके उसके पास चला गया, क्योंकि वही तो प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे देश में कोई बाहर से आदमी आएगा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, सोल्जर के पास जाएगा कि भाई देखो ये हमारे देश के अंदर आया, तो वो कोरोना वैक्सीन का फ़ोटो उसके पास चला गया। अब नेक्स्ट टाइम जब कोरोना वैक्सीन फिर से इन्फेक्ट करने आया, उसके पास तो फ़ोटो है कि भाई तू ही है ना कि सब बर्बाद कर रहे हैं, तू पहले आ। तो वो बॉडी में घुसते ही उसको मार देंगे तुम्हारा इम्यून सेल। तो वैक्सीनेशन ऐसे ही काम करता है, वैसे ही फ़ोटो उसके पास छप जाता है। जैसे BCG का है हमारा, वो TB का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इमेज ऑलरेडी हमारे, ये बैक्टीरिया का इमेज ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर है। अब ये TB आएगा तो वो देख के पता चल जाएगा भाई तू TB है ना, तू रुक, तू मुझे इन्फेक्ट करने आया, तू मुझे इन्फेक्ट करने आया, अब तू देख। ऐसे ही होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर व्हाट इम्प्रूव इम्यूनिटी, इज इट जंक फूड, स्लीप और न्यूट्रिशन, स्ट्रेस और लेजीनेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद तुमको 3 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, फिर इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट इम्प्रूव इम्यूनिटी, इट इज स्लीप एंड न्यूट्रिशन। ओके, तो अच्छे से नहीं सोओगे, तो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लोगे, तो तुम्हारा इम्यूनिटी कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकता है। और जंक फूड तो बिल्कुल ही छोड़ दो, स्ट्रेस लेना बंद करो, तुम लोग के अभी एज पे तो उतना स्ट्रेस है भी नहीं, और लेज़ी भी तो बिल्कुल मत बनो, अभी तो है, अभी से लेज़ी हो जाओगे तो कैसे चलेगा। चलो आप जल्दी से खोल लो अपना NCERT और आ जाओ 3rd चैप्टर में, ठीक है। अब 3rd चैप्टर खोलते ही तुम ये देखोगे, यही चैप्टर देखोगी, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। फिर इस चैप्टर के बारे में मैंने तो बहुत कुछ बता दिया है, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे बुक में भी देख लेती हूँ कि जो कवर करना चाहिए। ये एक्टिविटी तो तुम खुद स्कूल में कर सकते हो। तो आज साइंटिफिक हेरिटेज में आते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा हमारा इंडियन थीम है, ठीक है। तो आयुर्वेदा अभी लोग भूल चुके थे, अब धीरे धीरे ये आयुर्वेदिक वे में ही लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसी में लोगों को बेनिफिट्स है। क्योंकि आयुर्वेदा ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये हमारा जो बॉडी एंड नेचर दोनों का अकॉर्डिंगली ये आयुर्वेदा आया है। तो इंडियन थिंग है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। और इधर से क्वेश्चन आते हैं, दिनचर्या, डेली रूटीन, ऋतुचर्या मीन्स सीजनल रूटीन, ये सारे बॉडी प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं मार्क करवा रही हूँ, तो ये मार्क कर लो और एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। सो हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, क्या पिज्ज़ा बर्गर खाके नहीं ना, क्या क्या करके, डेली एक्सरसाइज करके, न्यूट्रिशियस फूड खाके, फिर 7 to 8 आवर्स डेली स्लीप लेके ही हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा कभी कभी ये स्क्रीन चले जाते हैं, कभी कभी नहीं आता है, तो डोंट वरी, मैं सब कुछ बता रही हूँ।
फिर एक्टिविटी, एक्टिविटी के बारे में तो कुछ नहीं बोलना है। So maintain healthy lifestyle. I already told you, eat balanced diet, plenty of fruits, vegetable and whole gram. ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ उसके नेक्स्ट पेज पे, मैं मार्क करवा रही हूँ NCERT। सो एनवायरनमेंट क्लीन रखो, एनवायरनमेंट क्लीन रखोगे तो तुम उधर ही रहोगे, डाटी रखोगे तो खराब जगह पे रहोगे, फिर एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी खराब होगा। तो ये तो एक छोटा छोटा पॉइंट पे मैंने इंक्लूड कर दिया है PPT में, वो तुम पढ़ के देख सकते हो। सो हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, मैंने बोला कि वो सिम्टम्स, बॉडी सिम्टम्स बताते हैं कि तुम्हारा अंदर कुछ गड़बड़ है, तुमने कुछ गलत खाया है। तो पेट दर्द के थ्रू वो सिम्टम्स देगा कि ब्रो कुछ तो तूने किया है, नहीं तो मैं तो ऐसे जवाब नहीं देती, लाइक दैट, है ना। तो फिर आ जाते हैं डिजीज़ का कॉज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये तो मैंने अच्छे से, आई होप तुमको समझ में आ गया है। कोविड-19 भी इधर है, तो ये पार्ट तो अच्छे से पढ़ लेना। जो नहीं मैंने बताया है वही मैं इधर मार्क कर रही हूँ, ठीक है। सो एक्टिविटी तो तुम करना, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये टेबल से ही मैक्सिमम तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, है ना। सो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा is cause as an agent is virus, infection site is respiratory tract, so its symptoms and prevention बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं सबका स्टार मार्क कर रही हूँ, सभी डिजीज़ इम्पॉर्टेंट है इधर, कॉमन फ्लू, चिकन पॉक्स, मीजल्स। सो ये सारे जो डिजीज़ है, सॉरी ये तो जान ही रहा है, चलो, ये जो सारे डिजीज़ है ये सारे वायरस, इसका एजेंट क्या है, वायरस। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाओ, फिर देखो टीबी के बारे में भी बोला, इट्स कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, इट्स कॉज बाय वायरस, so it spreads through contaminated water. कॉलेरा भी बहुत पैंडमिक, कॉलेरा के थ्रू भी पैंडमिक हुआ था बहुत साल पहले, क्योंकि लोग तब ऐसे फिल्टर्ड वाटर तो यूज़ नहीं करते थे, ऐसे ही वो पॉन्ड का वाटर, रिवर का वाटर यूज़ करते थे। फिर वो एनिमेशन में देखा कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कैसे होता है, तो पॉन्ड में वैसे कोई कर दिया है, उसके थ्रू कॉलेरा फैल गया। फिर टाइफॉइड, टाइफॉइड भी इंटेस्टाइन को टारगेट करता है, इन्फेक्शन साइट। फिर राउंड वॉर्म, सो राउंड वॉर्म के बारे में मैंने नहीं बताया है, तो ये वॉर्म भी इंटेस्टाइन को करता है। तो वॉर्म्स इन स्टूल, लूज ऑफ एपेटाइट, पुअर ग्रोथ, इसका सिम्टम्स है डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया, ठीक है। ब्लड भी कम हो जाता है तो एनीमिया होता है। सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स एंड कंजम्पशन ऑफ प्रॉपर कुक्ड फूड, बॉइल्ड, ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि जब हम लोग कुक फूड नहीं खाते हैं तब भी ना बहुत सारे बाहर से हम लोग फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में डालते हैं, इसीलिए वेल कुक्ड फूड खाना बहुत ज़रूरी है। फिर वेक्टर बोर्न डिजीज़, इट इज़ मलेरिया, इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है डेंगू, डेंगू भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और इसका सिम्टम्स। फिर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसे प्रिवेंशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, सो हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉज, तो उसका मैंने बता दिया है, आवर लाइफ  आवर जीन, आवर डाइट,
ठीक है। ओबेसिटी ऑल्सो नॉट कम्युनिकेबल, है ना। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा ओबेस खाना खाते हो, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाते हो तो ओबेसिटी होता है। तो ये भी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी टेबल तुम देखोगे एनसीईआरटी में वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए टेबल बनाया है इतना कलरफुल करके कि तुम लोग पढ़ो, ठीक है। फिर डायबिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, फिर हाई ब्लड प्रेशर, फिर और नॉन कम्युनिकेबल है कैंसर। कैंसर, है ना। सो कैंसर बहुत सारे टाइप का होता है, ये टाइप तुम लोग बताओगे। ब्लड कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है, फिर इसका इलाज। कैंसर का तो अभी तक कोई इलाज नहीं है, पर तुम इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। मतलब कैंसर जब आया है, बहुत सारा अननेसेसरी सेल डिवीजन होता है ना, मैलिग्नेंट सेल का डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको तुम थोड़ा फ्रीज कर सकते हो, पर इसका कोई इलाज नहीं है, कम्प्लीटली रूट कॉज नहीं होता है। ये भी साइंटिस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर कमल रानादेव। ओके, सो ये भी इसका रिसर्च है कैंसर ओरिएंटेड। तो ये वाला लाइन भी अच्छे से पढ़ लेना कि बी अ साइंटिस्ट, क्योंकि इसके बारे में तुम नहीं जानोगे तो तुमको नहीं पता रहेगा कि ये सारे जो तुम्हारे हाथ में अभी सारे न्यूज़ आ रहा है, सारे कंटेंट आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे ऐसे ही रिसर्चर, ऐसे ही साइंटिस्ट है। सो हाउ टू कंट्रोल डिजीज़, सो ओडिशा कम्युनिटी लीड सैनिटेशन कैंपेन है। फिर एबिलिटी टू बॉडी फाइट डिजीज़, सो कैसे बॉडी फाइट करेगा, टू इंक्रीज़ योर इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज़ करोगे, तुम्हारा इम्यून सेल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तुम्हारा इम्यून सेल कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, अच्छे से खाना खाओगे, अच्छे से सब कुछ मेंटेन करोगे, तभी तुम्हारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब इधर क्या लिखा हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स प्रोटेक्शन डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और अ वैक्सीन। मतलब ये कोविड-19 में तुमको जो इम्यूनिटी दिया, तुमने वो एक्वायर्ड किए हैं, मतलब तुम उधर से लिया है, तुम्हारा इनबिल्ड बाय बर्थ नहीं था वो तुमने वो वैक्सीन के थ्रू लिया है। बाय बर्थ होता तो तुमको पैंडमिक हमारे सबको नहीं होता, मतलब ये पैंडमिक पूरा फैलता ही नहीं, तो तुमने उसको लिया है, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू, वो ने तुमने हायर किया है, ठीक है, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर एडवर्ड जेनर एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इसके बारे में भी पढ़ लेना। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। फिर इधर एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट तो तुम लोग कर लेना। सो इंडियाज़ रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन, जब ये कोविड आया था तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। भारत बायोटेक ने बहुत मास प्रोडक्शन किया था विच वैक्सीन का, तुमको याद है क्या, कौन कौन लोग कोविशील्ड लिया है और कौन कौन लोग वैक्सीजन लिया है, दोनों कमेंट पे बताओ। जो कोविशील्ड लिया है वो सारे मैन्युफैक्चर हुआ था भारत बायोटेक के थ्रू, तो ये कोविड-19 में बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारा इंडिया ने, तो ये तो अच्छे से देख लेना। एंड अनदर साइंटिस्ट डॉक्टर महाराज किशन भानु, ये भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन डेवलपिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, एंड इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रेन टू डायरिया। सो ये चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया डायरिया से, एंड हेल्थ केयर एंड बिग डिफरेंस इंडियाज़ हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ट्रीटमेंट एंड डिजीज़, ट्रीटमेंट एंड डिजीज़ में मैं आ जाती हूँ फिर से स्लाइड में, इतना ही था तुम्हारा एनसीईआरटी, फिर मैं आ जाती हूँ स्लाइड पे।
अब आ जाते हैं वैक्सीन और एंटीबायोटिक। वैक्सीन के बारे में तो पता मैंने बोल ही दिया कि कैसे वैक्सीन काम करता है, और एंटीबायोटिक का भी स्टोरी मैंने माइक्रोब्स में मैंने सुनाया था, इनविजिबल वर्ल्ड में। तो तुमको जब भी मन हो वो वाला पार्ट देख लेना कि एंटीबायोटिक कैसे डिस्कवर हुआ है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्योंकि उन्होंने ही एंटीबायोटिक डिस्कवर किया, इट्स पेनिसिलिन, तो वो कैसे डिस्कवर हुआ है। तो एंटीबायोटिक मेनली बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो वैक्सीन मेनली ट्रेन इम्यून सिस्टम, प्रिवेंट सीरियस डिजीज, एग्जाम्पल जैसे पोलियो, मिजल्स। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो हमेशा प्रिकॉशन रहो, प्रिवेंट करो, तो ये क्योर से बेटर है। तो वैक्सीन लगाया करो, जो भी वैक्सीन अभी आ रहा है, कुछ भी फालतू चीज़ में, क्योंकि तुम साइंटिफिक लॉजिकली वे में सोचो कि कुछ भी अननोन सब्सटेंस हमारे बॉडी में आ रहा है, वायरस आ रहा है, वो हम लोग को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इट्स बेटर कि पहले हम लोग वैक्सीन ले लें और हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर ले, है ना। एंड एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ भी बैक्टीरिया के तो इन्फेक्शन हुआ है, स्किन एलर्जी हो गया, कुछ भी होगा, उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं। ये इंटेस्टाइन में हमारा कुछ इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक इट्स किल बैक्टीरिया, डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस। तो वायरस के ऊपर वर्क क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस का स्ट्रक्चर दोनों अलग है ना। तो बैक्टीरिया के ऊपर लिपिड बाइलेयर रहते हैं, उसके अगेंस्ट जो सेल वॉल है उसके अगेंस्ट हमारा एंटीबायोटिक काम करता है। पर जो वायरस है, वायरस के ऊपर जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट होता है बैक्टीरिया से, तो ये एंटीबायोटिक अगेंस्ट वायरस काम नहीं करते। तो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन एनी टाइम फॉर वायरल फीवर विदाउट डॉक्टर, ओनली विथ प्रेस्क्रिप्शन। तो कुछ भी तुम मेडिकल स्टोर में चलेगा और बोले कि भैया मुझे वायरल फीवर है, मुझे एंटीबायोटिक दे दो, कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, अलग अलग एंटीबायोटिक है ना, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक है, एक ही एंटीबायोटिक नहीं है, तो तुमको बिना प्रेस्क्रिप्शन का देगा ही नहीं। तो कुछ भी तुमको दिक्कत है तो वो पहले जानना ज़रूरी है कि कौन सा बैक्टीरिया से तुम इन्फेक्टेड हो, उसके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक इन जनरल नहीं होता है, तो कभी भी विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंट तुम कभी भी एंटीबायोटिक लेने मत जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली विथ प्रेस्क्रिप्शन। ओके, सो इट्स योर फाइनल मैसेज कि योर हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ। हेल्दी रहोगे तो सब कुछ चलेगा, अनहेल्दी रहोगे तो कुछ नहीं चलेगा, उधर ही स्टक हो जाएगा। तो लेस स्क्रीन, अगेन आई एम टेलिंग, लेस स्क्रीन, बेटर फूड, मोर प्ले। अच्छे से रहो, खुश रहो। नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल और स्टे ट्यून। बाय स्टूडेंट्स, सी यू वेरी सुन।